अरे अम्मा, आज इतनी सुबह खोखा खोल लिया? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है बेटा, सोचा थोड़ा जल्दी आकर काम निपटा लूं। अरे अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ये खोखा अब हमें संभालने दो। अम्मा उनकी बातों को सुनकर कुछ पल के लिए सोच में डूब जाती है। गांव के बीचों बीच अम्मा का एक छोटा सा पान का खोखा था। ये खोखा न सिर्फ उनकी रोजी रोटी का जरिया था, बल्कि सुबह से शाम तक गांव वाले वहाँ पान खाने से ज्यादा अम्मा से गपशप करने आते थे। अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। रघु ठीक कहता है, मुझे इस खोखा को अपने बेटों में बांट देना चाहिए। इसके बाद अम्मा रघु और मोहन को बुलाती है। सुनो बेटा, मैंने फैसला किया है कि अपने खोखे की जिम्मेदारी मैं अपने बेटों के कंधों पर डाल दूं। अब इसे तुम लोग ही संभालोगे। वाह अम्मा, ये आपने बड़ी समझदारी वाला फैसला किया है। आप अब आराम कीजिए और हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए। अगले दिन अम्मा ने खोखे को 2 हिस्सों में बांट दिया। रघु को दाहिना हिस्सा मिला और मोहन को बाहिना हिस्सा। चलो, अब अम्मा को थोड़ी राहत मिलेगी। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। आधा खोखा लेकर मैं क्या करूंगा? मैं बड़ा बेटा हूँ और मोहन से ज्यादा समझदार भी। अम्मा को खोखे की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही सौंपनी चाहिए। तभी रघु के पास उसका दोस्त श्याम आता है। क्या बात है, आज तो खुशी का दिन है, लेकिन तू तो बड़ा ही उदास लग रहा है। भाई श्याम, माँ ने खोखा 2 हिस्सों में बांट दिया है और मुझे सिर्फ आधा हिस्सा दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम कुछ ऐसा करो कि सारे ग्राहक सिर्फ तुम्हारे पास ही आए। जब अम्मा देखेंगी कि मोहन का व्यापार ठप हो गया है, तो वो खुद गुस्से में आकर पूरा खोखा तुम्हें दे देंगी। तो सही कह रहा है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सारे ग्राहक सिर्फ मेरे ही पास आए। अगले दिन रघु अपने हिस्से के खोखे को चमकाने में जुट जाता है। नई लाइट्स, पोस्टर और कुछ खास चीज लगाता है, जिसके बाद उसका खोखा खूब चमकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपने हिस्से में चुपचाप सफाई करके ग्राहकों का इंतजार करने लगा। रघु के खोखे की रंगीन लाइट्स, बड़े बड़े पोस्टर और नई चीजों का तड़का देखकर ग्राहक जल्दी से उसके खोखे की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। और वाह रघु भैया, ये तो किसी बड़े शहर की पान की दुकान के जैसा लग रहा है। ये हमारी नई पेशकश है भाई साहब, गांव में सबसे पहले। और हाँ, एक बार हमारी ये नई फायर पान तो ट्राई कीजिए, मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। ग्राहक फायर पान का लुत्फ उठाने लगा और रघु का खोखा दिन पर दिन फेमस होता जाता है। दूसरी तरफ मोहन का खोखा शांत नजर आता है, जहाँ इक्का दुक्का ग्राहक ही आता है। अम्मा ने जब मोहन के हिस्से को खाली देखा तो चिंतित होने लगी। बेटा, तेरे हिस्से में इतने कम लोग क्यों आते हैं? मैं देख रही हूँ रघु के यहाँ तो भीड़ लगी रहती है। अम्मा, जो लोग असली स्वाद और सादगी चाहते हैं वो मेरे पास आते हैं। भैया के हिस्से में लोग नई चीजों के लिए आ जा रहे हैं। ये उनका तरीका है और ये मेरा। बेटा, मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। रघु इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे भी कुछ अलग करने की जरूरत है। अम्मा, मेहनत मैं भी करता हूँ और उसी स्वाद को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जिसकी शुरुआत आपने की थी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा उसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह रघु अपनी माँ के पास आता है, जिसके चेहरे पर तो चिंता है, लेकिन मन में एक गहरी चालाकी छुपी हुई है। माँ, आप देख ही रही हैं कि मोहन अपना हिस्सा संभाल नहीं पा रहा है। वहाँ ग्राहक आते ही नहीं। ऐसे में हमारा ये पारिवारिक कारोबार कैसे बचेगा? क्या हुआ रघु, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो देखा है कि मोहन मेहनत कर रहा है। माँ, मेहनत का कोई फायदा नहीं अगर ग्राहक ही ना आए। देखो, उसके हिस्से में कितना सन्नाटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका हिस्सा तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ ही हमारे परिवार की बदनामी भी होगी। पर बेटा, अभी कितना ही समय हुआ है, नया नया संभाल रहा है।
कुछ समय में सीख जाएगा। समय की बात मत करो माँ, जमाना बदल चुका है। अब लोगों को वो 100 साल पुराने स्वाद वाला पान नहीं चाहिए। आजकल तो हर किसी को नए नए फ्लेवर चाहिए। अगर मोहन भी ऐसा ही करता रहा तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। रघु, जब मैं दुकान चलाती थी तब भी ये 100 साल पुराना स्वाद ही था, और तब लोग इसे चखने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। तुम्हारे पिता भी यही पान बेचकर घर चलाते थे। बस थोड़ा सब्र करना सीखो, धीरज रखो। माँ, ये आपके जमाने की बात है, अब जमाना बदल गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसे 1 महीना और देख लो। अगर इस दौरान उसके खोखे पर ग्राहक नहीं आते तो आप उसका हिस्सा भी मुझे दे देना। मैं इस व्यापार को बहुत बड़ा कर दूंगा और देखना, पूरे गांव में हमारा नाम होगा। ये कहकर रघु चला गया। उसके मन में पूरा विश्वास था कि 1 महीने बाद मोहन का खोखा उसके नाम हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद रघु के नए जमाने वाले पान का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगता है। ग्राहक अब लुभावने नामों और दिखावे से थक चुके थे और असली स्वाद की ओर लौटने लगे, जो कभी अम्मा दिया करती थी और अब मोहन दे रहा था। रघु के खोखे पर भी भीड़ कम होने लगी, जिसे देख वो बहुत चिंता में रहने लगा। ये लोग अचानक मोहन के पास क्यों जा रहे हैं? मेरा फायर पान, चॉकलेट पान, सब कुछ नया और अलग है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद रघु अपने दोस्त श्याम के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचता है। श्याम, ये क्या हो रहा है? लोग फिर से मोहन के सादे और पुराने पान की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन सब बेकार हो रहा है। अरे तू चिंता ना कर, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अरे कहाँ से निकाल लेंगे रास्ता? अभी महीना पूरा होने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन तुमने उसके दुकान पर भीड़ देखी? तुम्हें क्या लगता है हम 15 दिन में कौन सा चमत्कार कर लेंगे? तू 15 दिन की बात कर रहा है, हम 2 दिन में चमत्कार कर लेंगे। वो कैसे? इसके बाद श्याम ने धीरे से रघु के कान में कुछ कहा, जिसे सुन के रघु की आंखें खुशी से चमक उठ गई। अगली सुबह श्याम गांव के चौपाल पर जाकर बैठ जाता है, जहां पहले से काफी लोग मौजूद हैं। अरे सुना आप लोगों ने? मोहन अपने पान में कुछ तो झोल कर रहा है। पिछले हफ्ते मेरे एक पड़ोसी ने पान खाया था तो उसे पेट दर्द होने लगा था। अरे क्या सच में? अरे हाँ, और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने भी कल जब उसका पान खाया तो मुझे उल्टियां होने लगी थी। भगवान जाने वो अपने पान में कौन सा जहर मिला रहा है। तो ये तो बड़ी बात है, अब वहाँ से पान लेना बंद करना होगा। इसके बाद सभी बोलने लगते हैं, हाँ, हमें वहाँ से पान लेना बंद करना होगा। मोहन ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धीरे धीरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि मोहन की दुकान पर खराब पान मिलते हैं, जिसे खाते ही लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद लोग उसकी दुकान से दूर रहने लगे। दूसरी तरफ रघु पान और सुपारी सप्लाई करने वाले व्यापारी रामलाल के पास पहुंचता है। रामलाल भाई, सुना है कि तुम मोहन को माल दे रहे हो? हाँ रघु, वो भी तो ग्राहक है, क्यों पूछ रहे हो? देखो, मैं तुम्हें उससे 2 गुना दाम दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम अगले 1 महीने तक मोहन को कुछ भी सप्लाई नहीं करोगे। 2 गुना? ये तो बहुत बड़ा ऑफर है। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद रामलाल ने मोहन को सामान देना बंद कर दिया। इधर मोहन परेशान है कि आखिर क्या बात है, ना ग्राहक आ रहे हैं और ना ही पान बनाने वाला सामान खत्म हो गया है। रामलाल को कई बार बुलाया लेकिन वो सामान देने ही नहीं आ रहे, और ये गांव वाले भी जाने क्यों मेरी दुकान से मुंह मोड़ रहे हैं। इतने में एक पुराना ग्राहक आता है। मोहन भाई, सुना है तुम्हारे पान में गड़बड़ है, लोग कह रहे हैं तुम्हारी दुकान पर खराब सामान बिकता है। कौन कह रहा है ऐसी बातें? मेरा पान हमेशा ताजा और साफ सुथरा रहता है। मुझे नहीं पता, लेकिन अब लोग तुम्हारी दुकान पर आना पसंद नहीं करते। ये कहकर ग्राहक चला जाता है, लेकिन मोहन बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसके बारे में ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है। इधर अम्मा पास में ही छुपके रघु और मोहन के खोखों पर नजर रख रही है। रघु की दुकान पर भीड़ और मोहन की दुकान पर सन्नाटा देखकर वो बहुत चिंतित होती है। रघु की दुकान इतनी चल रही है
और मोहन के पास क्यों नहीं आता? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या सच में मोहन से कोई गलती हो गई है या फिर ये कोई और बात है? अम्मा अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वाह, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सोचा था। कुछ ही दिनों में अब 1 महीना पूरा हो जाएगा और शर्त के मुताबिक माँ को पूरा खोखा मेरे नाम करना ही होगा। अम्मा जो पास में ही छुपके खड़ी थी ये बात सुन लेती हैं। वो समझ जाती हैं कि रघु के मन में कोई बड़ी चालाकी है। इसलिए शाम को जब मोहन घर आता है तो वो उसके पास जाती हैं। मोहन बेटा, तेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? लोग तेरी दुकान से दूर क्यों भाग रहे हैं? माँ पता नहीं, रामलाल भी अब मुझे सामान नहीं दे रहा और गांव वाले कह रहे हैं कि मेरे पान में कुछ खराबी है। तो फिक्र मत कर, मैं पता लगाऊंगी कि तेरे साथ ये सब कौन कर रहा है। जो भी हो सच सामने आकर रहेगा। अगली सुबह अम्मा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए रघु के खोखे की तरफ जाती है और ग्राहकों और रघु की बातचीत को ध्यान से सुनती है। और रघु भाई, अब बस तुम्हारे पान का ही स्वाद लेना अच्छा लगता है। मोहन की दुकान को तो अब कोई देखता भी नहीं। भाई साहब, जमाने के साथ बदलना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने का स्वाद अब किससे पसंद है? मोहन का पान तो वैसे भी खराब क्वालिटी का है। अम्मा ये सुनकर गुस्से में तमतमा जाती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि रघु अफवाहें फैलाकर मोहन का काम खराब कर रहा है। वो चुपचाप वहाँ से निकलती हैं और रामलाल के पास पहुँचती हैं। रामलाल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मोहन को सामान देना क्यों बंद कर दिया? अम्मा वो रघु ने कहा था, मतलब सीधा बोल, रघु ने क्या कहा? रघु ने मुझे 2 गुना दाम का लालच दिया था। उसने कहा था कि मैं मोहन को कोई भी सामान न दूं। तो तूने पैसे के लिए ये सब कर डाला? तुझे शर्म नहीं आई? परसों से मैं तुझसे ही सामान लेती आ रही हूँ और तुमने हमारे साथ ऐसा धोखा किया। माफ कर दो अम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं मोहन को पूरा सामान दूंगा। अगली सुबह बेटा, मैंने तय किया है कि अब से मैं तेरे साथ खोखे पर बैठा करूंगी। क्यों अम्मा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है बेटा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो तुझे नहीं पता। तेरे साथ जो भी हो रहा है उसमें तेरे भाई रघु का ही हाथ है। रघु भैया? लेकिन क्यों अम्मा? वो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उसकी हर चाल को उल्टा कर देंगे। इसे कहकर अम्मा खुद खोखे पर बैठ जाती हैं और ग्राहकों को पान परोसने लगती हैं। अम्मा को देख धीरे धीरे गांव वाले मोहन की दुकान पर वापस आने लगते हैं, जिसे देख रघु बहुत नाराज होता है। ये अम्मा ने तो मेरी पूरी चाल ही उल्टी कर दी। जब तक अम्मा उसके साथ है मेरी जीत मुश्किल है। मुझे अम्मा को मोहन से दूर करना होगा। अगले दिन जब अम्मा खोखे पर पान बना रही होती हैं, तभी उसे डाकिया एक चिट्ठी लाकर देता है। अम्मा चिट्ठी पढ़कर गुस्से में मोहन के पास जाती हैं। मोहन, ये तूने क्या लिखा है मेरे बारे में? मैंने तुझसे इतनी उम्मीदें लगाई और तूने मेरे ही खिलाफ ऐसी बातें की। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ये सब झूठ है। मोहन चिट्ठी पढ़ता है और तुरंत समझ जाता है कि ये रघु की साजिश है। माँ, मुझे यकीन है कि ये रघु भैया का काम है। वो चाहते हैं कि आप मुझसे नाराज हो जाएं। इसके बाद अम्मा मोहन और गांव के कुछ लोगों के साथ रघु के पास जाती हैं। रघु, ये चिट्ठी तूने लिखवाई है ना? अब सच बता, वरना गांव वालों के सामने मैं तेरी पोल खोल दूंगी। माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं क्यों ऐसा करूँगा? इसके बाद अम्मा रामलाल और श्याम को बुलाती हैं। रामलाल, सच क्या है? जल्दी सबके सामने बता। हाँ माँ, ये सब रघु ने ही किया है। उसने मुझसे कहा था कि मोहन को सामान न दूं और अब ये चिट्ठी भी उसने ही भेजा है। और श्याम,
तुम सच बताओगे या गांव वालों से बताने को कहूँ कि कैसे तुमने मोहन के पान को लेके अफवाह फैलाई थी? मुझे माफ कर दीजिए, ये चिट्ठी भी रघु ने मुझसे लिखवाई थी। मैं बस उसके कहने पर ऐसा कर रहा था। सारा सच सामने आते ही अम्मा गुस्से से रघु की तरफ बढ़ती हैं। रघु, मैं तुझे अपना सबसे समझदार बेटा मानती थी, लेकिन तूने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुझे अपने छोटे भाई का कारोबार खत्म करने की जगह उसे संभालने में मदद करनी थी, लेकिन अब मैं एक फैसला करती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तय कर चुकी हूँ कि ये खोखा अब से सिर्फ मोहन के नाम होगा। तूने अपने हिस्से का अधिकार खो दिया है। ये सुनते ही रघु को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और रघु के पास अपनी गलतियों पर पछताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था।